केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। जहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं में नई आशा जगाई है। 1 लाख स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। हमने राजनेताओं और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बहाल करने का काम किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। हम विभिन्न हथियारों और गोला बारूद का निर्माण कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा हम आतंकियों की फंडिंग की चैन को नष्ट कर रहे हैं। आतंकवाद के नेटवर्क को ख़त्म किया जा रहा है। आतंकवाद को लेकर हमारा रुख कड़ा है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की हाल की मुलाकात का जिक्र करते हुए राजनाथ ने कहा कि स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू व कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। वहाँ के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन चैन से साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। वहाँ जब पाकिस्तान की सरकार द्वारा उन पर जुल्म किया जाता है तो हमें तकलीफ होती है। चटपट फैसला कर दिया और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाब रहा। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार। यह सब सारी चीजें मैंने विशेष रूप से इसलिए कही जिनके कारण की भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। कमिटमेंट का जहां तक प्रश्न है, हमारा भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया। पावर परचेजिंग पैरिटी की मांग, यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। अब एक घटना, रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है। इस यूक्रेनियन क्राइसिस के दौरान हमारे बहुत सारे बच्चे जो वहां पर फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनके गार्जियंस यहां बराबर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे, चाहे जैसे भी हो यूक्रेन से हमारे बच्चों को आप बाहर निकालो। असमंजस की स्थिति थी, लेकिन एक स्ट्रांग विल पावर होने के कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चटपट फैसला किया और टेलीफोन उठाकर सीधे रूस के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आप सबको जानकारी है कि 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हम अपने हजारों बच्चों को लेकर बता रहे हैं। भारत के बारे में सिर्फ फॉर्म है जो कि पहले भारत के बारे में कहती थी कि बहुत ही आर्थिक दृष्टि से यह कमजोर देश है, और उन्होंने एक टर्म कायम किया था, फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 में कुछ कई कंट्री थी, ब्राजील था, इंडोनेशिया थी, साउथ अफ्रीका, उसमें भारत का भी नाम रखा था। 2013 की बात मैं कर रहा हूं जब मॉर्गन स्टैनले इस फॉर्म ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की चर्चा करते हुए यह बात कही थी, और उसी में उन्होंने फ्रेजाइल 5 का लड़खड़ाती हुई, टूटती हुई, कमजोर अर्थव्यवस्था की बात कही थी 5 कंट्रीज की, तो उनमें भारत भी शामिल है। अब जानते हैं वही मॉर्गन स्टैनले फॉर्म यह कहती है कि इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते यानी 4 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो गया। खाने नहीं देंगे यानी भ्रष्टाचार पर आप अंकुश कैसे लगा दे रही थी? मेरे सामने भी असमंजस की स्थिति, मैं सोच नहीं पा रहा। वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, महीने 1.5 महीने की बात है, मैं गृह मंत्री के रूप में, हम दोनों लोग बैठे थे और एक वो मीटिंग उन्होंने आमंत्रित की थी, उसमें मुझे भी बुलाया था। उस समय प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के अकाउंट्स खोलने की बात हो रही थी।
तो मैंने बैठक समाप्त होने के बाद मैंने कहा कि ये बताइए मोदी जी कि इतनी जल्दी सब अकाउंट्स खुल जाएंगे लोगों के? उन्होंने कहा खुलेंगे। मैंने कहा इसका पर्पज क्या है? कह राजनाथ जी आगे देखिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर परिवार में लोगों के अकाउंट्स बैंक में खुल गए। बात मेरी समझ में तब आई, बात मेरी समझ में तब आई जब डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और मुझे बात राजीव गांधी जी की याद आई। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल 15 पैसा नीचे तक लोगों के पास पहुंच पाता। ये प्रकार से लाचारी व्यक्त की थी। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे आपने कभी नहीं सुना होगा मैंने किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया। पॉलिसी को लेकर तो जरूर कुछ बातें हो सकती, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये व्यक्ति नहीं होते, संस्था होते हैं। दे आर नॉट इंडिविजुअल बट दे आर इंस्टीट्यूशंस। मैं आलोचना नहीं कर रहा। उन्होंने एक मजबूरी व्यक्त की थी प्राइम मिनिस्टर रहने, और उसको चैलेंज के रूप में नहीं किसी ने स्वीकार किया था। आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। आज यदि 100 पैसा बैंकों से चलता है, 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है। मिनिमाइज किया जा सकता है, और इस काम को भी हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया। और 9 वर्षों में बहुत सारे काम किए हैं। उन सब सारे कामों की बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कितने एम्स बनवाए हैं, 22 एम्स हो गए। कहां पहले कितने, एक एम्स था, 22 एम्स हो गए, 225 मेडिकल कॉलेज हो गए। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि यदि छोटा जिला हो तो उसकी बात छोड़ दीजिए, नहीं तो लगभग अधिकांश जिलों में, जितने बड़े जिले, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज वहां जरूर होंगे। ऐसे 225 मेडिकल कॉलेज खुल गए। मेट्रो सेवाओं का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारी हो गई। एक बहुत बड़ी बात हुई है नौजवानों के अंदर, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव जो पैदा हुआ है, और साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं ना, कुछ नया करने की, कुछ नया कर कुछ निकालने की एक जो ललक होती है मन के अंदर, वह नौजवानों के अंदर पैदा हुई है। एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, 2014 के पहले इस देश में बामुश्किल स्टार्टअप्स 400, 500, 600 के आसपास हुआ करते। आज हमारे देश में नौजवानों ने करिश्मा किया है कि स्टार्टअप्स का नंबर अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख तक पहुंच गया है। 1 लाख, 400, 500, कहां 1 लाख। और ये बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से भारत को चोट पहुंचाने की कितनी बार और कैसी कैसी नापाक कोशिशें हुई हैं, इस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें दी हैं। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं, बल्कि यूपीए सरकार के बारे में कहूं, इतना इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे, हो नहीं पाया। और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी। कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से यह प्रभावित देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की, इसकी जानकारी है आपको। और पहली बार देश में दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है। यह दुनिया ने समझा। उरी और पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद क्या किया भारत, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है।
और यहां के लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था। आज उस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और हमने आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाई, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर भी हमने रोक लगाई और आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क यहां काम करता था उसे भी छिन्न भिन्न करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। और इस काम को करने के लिए जहां पर विल पावर की जरूरत होती है वहीं उन कंस्ट्रेंट्स को भी समाप्त करने की भी जरूरत थी और जो ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ प्रभावी करने की राह में बाधा बनते हैं। और साथियों, आर्टिकल 370-35A को लेकर जो कुछ भी करना चाहिए वो हम लोगों ने किया, कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया और हमने इस धारा 370 को समाप्त कर दिया और दशकों में जो नाइंसाफ जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ हो रही थी नाइंसाफी, उनके साथ हम लोगों ने इंसाफ किया है। और मैं इसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ ही इंसाफ नहीं मानता हूं बल्कि भारत देश के साथ इंसाफ मानता हूं, क्योंकि धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था उसका कोई लाभ होता तब तो बात समझ में आती, लेकिन कोई लाभ भी नहीं हो रहा था, इसलिए हमको समाप्त करना पड़ा। और आपने देखा होगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का बराबर जोर रहा है कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और मेक भारत और सारी दुनिया में बनाए। इसी लक्ष्य को सामने रखकर हम लोग लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हम इसे कहते हैं। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहां तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली हम लोग करते हैं। पिछले लगभग 75 ईयर्स में लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने मिलकर उस चुनौती का डटकर सामना किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। साथियों, जब से हमारा यह भारत आजाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया है। के अथक प्रयासों के चलते इस बार फिर सुपर्ब 30 के स्टूडेंट्स ने लाया है बहुत अच्छा रिजल्ट। इनमें नीट और जेके बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने ये साबित किया है कि सुपर्ब 30 जैसी कोचिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। नीट, जेई और जेके बोर्ड यानी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में लद्दाख के शुजात अली वजीर, डॉक्टर बशारत अयूब, मासूम फातिमा आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सुपर्ब 30 कोचिंग पाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आ जाएं सुपर्ब 30 में। यहाँ आपको मिलेगी नीट, जेई एग्जाम्स की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर 50 से लेकर 90% तक की मिल सकती है स्कॉलरशिप, जिसके कुछ ही सीट्स बाकी रह गई हैं। वहीं 10 दिन की फ्री डेमो क्लास भी आपको सुपर्ब 30 की क्वालिटी एजुकेशन से रूबरू करवाएगी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।